नमस्कार। प्रवासी संदेश के YouTube चैनल साहित्य प्रवासी में मैं मौसमी चंद्रा आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज फिर मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक कहानी, और इस बार एक नई किताब से एक नई कहानी और एक नई राइटर पुरानी है पर उनकी किताब पहली है, तो पाठकों के लिए वो नई हुई। और इस किताब का शीर्षक है आंखों के जुगनू। देख लीजिए, ये पीछे लेखिका का पूरा परिचय। डॉक्टर रत्ना मानिक, ये मेरी दोस्त है, बहुत अच्छी और बेहद बेहद उससे भी ज़्यादा अच्छी, जितनी अच्छी दोस्त है उससे भी कहीं ज़्यादा अच्छी ये राइटर है। और ये बात जब आप इसकी किताब पढ़ेंगे और इसकी कहानियाँ पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा, क्योंकि कितनी गहराई है इसकी कहानियों में। और जब बात करती है ये, तो लगता नहीं है कि इतनी ज़हीन लड़की है और इतने गंभीर विषयों पे ऐसा ज़बरदस्त कलम चलाती है। खैर, मैं तो जानती हूँ क्योंकि मैं इसकी कहानियाँ पहले से पढ़ती रही हूँ। तो आज मैं इसकी पहली कहानी सुनाती हूँ आप लोगों को। आपको पता चलेगा कि ये कितना अच्छा लिखती है। हाँ, तो पहली कहानी का शीर्षक है आंचल का फूल। निर्मला अपने घर के आगे अपनी फुलवारी की देखभाल कर रही थी। शाम के समय पेड़ पौधों को पानी देना, उनकी मिट्टी को कोड़कर खाद डालना, आए दिन घास फूस को उगाए जो घास फूस उन्हें साफ करना, झड़े हुए हरश्रृंगार, मालती और चांदनी के फूलों पर किसी की पैर न पड़े तो इस वास्ते उन्हें चुनकर हटाना और अपनी फुलवारी को दुलारना, यही उसकी रोज की दिनचर्या रही। इन्हें दुलार कर वह जैसे खुशी को दुलारती, इन्हें वैसे ही दुलारती थी वो जैसे वो अपनी बेटी शुशी को दुलारती थी। खुरपी लिए वह हर श्रृंगार के पेड़ की तरफ जा ही रही थी, तभी फोन की घंटी बज उठी। हेलो निर्मला, जेठ की आवाज थी। जी भाई साहब, बोलिए, कैसे हैं सब लोग वहाँ? आप लोग कैसे हैं? जो मतलब शिष्टाचार होता है, व्यावहारिकता होती है, उसने पूछा। सब ठीक है ना? हाँ भाई, सब ठीक है। गर्मियों की छुट्टियां हो गई है और सुशी भी महीनों से गांव नहीं गई, तो मैं उसे लेकर कल सुबह पहुंच रहा हूँ। तो मतलब सुशी जो थी उनकी बेटी, वो अपने बड़े पापा के पास रहती थी। कुछ ज़रूरी बातें भी हैं जो मिलकर करूँगा, कहते हुए निर्मला के जेठ ने फ़ोन रख दिया था। सुशी, उनकी इकलौती बेटी, आ रही थी। यह सोचकर ही निर्मला की आंखें खुशी से खिल उठी। 8वीं के बाद गांव में कोई कायदे का स्कूल न होने के कारण, जेठ जेठानी की दुलारी होने के कारण निर्मला और उसके पति ने बिटिया को खुशी खुशी आगे की पढ़ाई के लिए शहर भेज दिया। सुशी ने न सिर्फ पढ़ने में तेज थी, बल्कि घर के कामकाज में भी उतनी ही ज़हीन थी, और उसके हंसमुख स्वभाव से जेठ जेठानी तो उसको दुलारते नहीं थकते थे। सुशी आने वाली है, इस खुशी से निर्मला चटपट फ्रिज में ताक झांक करने लगी कि सुशी की पसंद की क्या क्या चीज़ें हैं और कल क्या क्या बनाऊंगी। जैसे माँ तो बहुत खुश होगी ही, इतने दिनों बाद उनकी बेटी आ रही है, तो सबसे पहले उनका सारा प्यार है ना, माँ लोगों का सारा प्यार किचन में निकलता है, खाने पे निकलता है। किंतु पल भर के लिए उसके माथे पर शिकन की कुछ लकीरें उभर आई। कुछ जरूरी बात करनी है। जेठ की बात दोहराते हुए वह सोचने लगी कि आखिर जेठ जी से कौन सी बात करना चाहते थे, किंतु बेटी के आने के उत्साह में फिक्र की लकीरें उसके माथे से सर्दी की धूल सी झट से गायब हो गई और वह आने वाली कल की तैयारी में जुट गई। दूसरे दिन सब कुछ सुशी की पसंद का बनाया। खीर में काजू अभी डाल ही रही थी कि दरवाजे की घंटी बजी। उसके पति ने लपक कर दरवाजा खोला, बड़े भाई को प्रणाम किया।
सुसी उनके पीछे खड़ी थी। पर यह क्या? ये सुशी है? शरीर, हड्डियों का ढांचा, पिचके गाल, अजीब से उलझे रुखे बाल, निस्तेज आंखों से झांकती वीरानगी, यही से क्या हो गया? इस बात, हर बात में खिलखिलाने वाली, पिता के गले लगकर ढेर सारी बातें करने वाली सुशी मुस्कुराना जैसे भूल ही गई है। सुशी की हालत देख निर्मला कांप उठी थी। पति पत्नी दोनों आंखों में ढेरों सवाल लिए उनकी ओर देख रहे थे। निर्मला बेटी को सीने से चिपकाए हुए उसे दुलार कर रही थी, चूम रही थी, लेकिन बेटी की तरफ से उसके आलिंगन से प्यार की गर्माहट गायब थी जैसे। जब निर्मला ने उसे गले लगाना चाहा तो टूटे तने की माफिक वह मां के कंधे पर ढह सी गई। निर्मला की सारी खुशियां गर्मियों की तपिश में जैसे झुलस गई। जब सभी खाना खाने बैठे तब निर्मला ने सोचा अब तो सुशी जरूर ही चहकेगी। माँ, कितने दिनों बाद तुम्हारे हाथ का खाना खा रही हूँ, मजा आ गया। और फिर बाप बेटी पहले की तरह आंखों ही आंखों में कुछ योजना को मुझे चिढ़ाने के लिए अंजाम देंगे और सुशी मुंह सिकुड़ते हुए बोलेगी, माँ पनीर टेस्टी तो बहुत है पर तुम नमक डालना भूल गई। और मैं अपनी भूलने की आदत को कोसते हुए हड़बड़ाहट में किचन की ओर दौड़ पड़ूंगी। तब बाप बेटी दे ताली कहते हुए हंस पड़ेंगे और मैं बनावटी क्रोध से सुशी के सिर में हल्की चपत लगा दूंगी। पर पहले जैसा कुछ नहीं हुआ। पड़ोसी गई थाली से सुशी खाने का निवाला पानी से ऐसे निगल रही थी जैसे पानी के सहारे ही वह निवाले को धकेल कर पेट में पहुंचा देना चाहती हो। कहीं खोई खोई सी किसी शून्य को घूरती आंखें, यंत्र चालित से मुंह तक निवाला पहुंचाते हाथ, चेहरे पर पसरा सन्नाटा। नहीं, यह उसकी सुशी नहीं है, ये कोई और है। निर्मला सुशी को गौर से देखते हुए सोच रही थी। खाने को आधे में छोड़कर वह थकी और उसे नींद आ रही है कहकर वह अपने कमरे की ओर बढ़ गई थी। चाल ऐसी जैसे महीनों बाद की बीमारी के बाद वह बिस्तर से उठी हो। बेटी को देख निर्मला का कलेजा सूखे पत्ते जैसा कांप उठा था। आशंका के तेज बवंडर उसके दिमाग की नस नाड़ियों की को झचकोड़ने लगे थे। खाने के बाद जेठ जी कमरे में आए और उसके पीछे पीछे निर्मला और उसके पति भी। दोनों पति पत्नी सवालों की बौछार कर बैठे। क्या हुआ है सुशी को? क्या उसकी तबीयत खराब थी? आपने हमें बुलाया क्यों नहीं, बताया क्यों नहीं? क्या स्कूल में कोई बात हुई? कक्षा में वह फेल हो गई है क्या? गोलियों की तरह दनादन दागे गए सवालों के बीच निर्मला के जेठ ने कहा, देखो सुशी को अभी तुम दोनों की जरूरत है। ऐसा होता है ना इस उम्र में, बच्चे कभी कभी बहक जाते हैं गलत रास्ते पर। क्या किया मेरी सुशी ने? जेठ जी साफ साफ बोलिए ना, मेरा जी घबरा रहा है, उसकी मां ने कहा। जेठ की बातों को बीच में काटते हुए निर्मला लगभग चीख पड़ी थी। दिल की धड़कनें बेकाबू हुई जा रही थी, आंखों में बेबसी, दर्द, घबराहट, ना जाने कितने भाव तैर कर उसका कोरा आंचल भिगोने लगे थे। देखो निर्मला, मैंने सुशी को अच्छी तरह से समझा दिया है। स्कूल के किसी लड़के के साथ इसका प्यार व्यार का चक्कर शुरू हो गया था। मैंने और तुम्हारी जिज्जी ने इसे थोड़ा डांट दिया है, इसलिए मुझसे नाराज है। अभी इसका मन थोड़ा बदल जाए फिर मैं इसको अपने साथ ले जाऊंगा। चिंता वाली बात नहीं है, सब ठीक है। चलो अब मैं थोड़ा सा आराम कर लूं, रात वाली ट्रेन से मुझे निकलना है, कहकर जेठ जी सोने के लिए करवट बदल लिए। पर निर्मला के कलेजे में संशय के बादल तेजी से
घुमर घुमर कर रहे थे। कुछ बता देने के लिए तेज गर्जना करते हुए अपनी बेचैनी दिखा रहे थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसकी सुशील जो एक एक बात अपनी माँ से साझा करती थी, उसने इस बारे में कुछ बताया क्यों नहीं। बात कुछ और है क्या? वो एकदम घबराई हुई थी उसकी माँ। जेठ जी के जाने के बाद सुशी में कोई विशेष परिवर्तन नहीं हुआ। सुबह किसी तरह से उठती, तो निवाले खाती और चुपचाप पूरे दिन अपने बिस्तर पर पड़े छत को सूनी आंखों से घूरती रहती। खाने में न कोई मीन, न कोई मेक, न कुछ विशेष खाने की जिद, न पिता से साझेदारी कर उसे परेशान करने की कोई योजना। निर्मला सोचती उसकी वह बेटी ना जाने कहाँ खो गई, जो खाने में इतने नखरे किया करती थी, जो घर आकर स्कूल का बैग रखते ही स्कूल पुराना शुरू कर देती थी। खाना खाते वक्त भी उसकी चपड़ चपड़ चालू रहती। सुशी जो पिता के इर्द गिर्द की लहरी सी फुदकती, अपनी ऊट पटांग जिद मनवा कर मुझे चिढ़ाया करती और मैं और बिगाड़ो अपनी बेटी को कहकर मन ही मन मुस्काती और दोनों बाप बेटी पर बनावटी रोष दिखाती थी। बेटी की हालत से दुखी एक शाम सुशी के पिता अपनी दुकान बंद करके जल्दी ही घर आ गए। सोचा बेटी के साथ थोड़ा ज़्यादा वक्त बिताएंगे तो धीरे धीरे बेटी के दिल की बात समझने में अच्छा रहेगा। उसे बहलाने की कोशिश करेंगे। सांझ का स्याह आंचल थोड़ा और गहरा हो गया था। सुशी के पिता ने उसके कमरे के हल्के प्रकाश को देखकर बत्ती नहीं जलाई। सोचा बेटी को प्यार से गले लगाकर उसको दुलार कर लार करके आश्चर्यचकित कर देंगे कि आज उसके पापा जल्दी घर आ गए। नहीं, छोड़ो मुझे, छोड़ो बड़े पापा, आप गंदे हो। माँ बचाओ, मुझे बचाओ माँ। एक चीख के साथ सुशी ने उस परछाई को इतने जोर से धक्का दिया कि वह कमरे की दीवार से जा टकराई। सुशी की चीख सुनकर निर्मला उसके कमरे की तरफ दौड़ी, बत्ती जलाई। वह सिर पकड़कर एक तरफ खड़े सुशी को आंखें फाड़े देख रहे थे और सुशी किसी मानसिक मरीज की तरह चीखी जा रही थी। माँ मुझे बचाओ, माँ माँ, बड़े पापा गंदे हैं। सुशी की आंखों में डर, घिन, नफरत और एक अजीब सी जुनून के भाव मिले। आंखें सदियों से जैसे उफन रही थी बहने के लिए। निर्मला घबराकर चीख पड़ी, सुशी चुप हो जाओ, चुप हो जा मेरी बच्ची, तू क्या बक रही है? सुशी तू होश में तो है? माँ बड़े पापा गंदे हैं माँ। सुशी माँ के सीने से लिपट कर फफक कर रो पड़ी। गहरे आघात से पत्थर हो चुका उसका मन आज बड़े दिनों बाद पिघला था। निर्मला और उसके पति पत्थर के बुत बने खड़े थे। माँ बड़े पापा गंदे हैं, किसी जहरीले शर्प के विषैले जहर सा। यह शब्द निर्मला के पूरे जिस्म में ऐंठन पैदा करने लगा, ऐसी ऐंठन जिससे उसका दम घुटा जा रहा था। बेटी की मनोदशा देखकर निर्मला और उसके पति असह्य पीड़ा से छटपटा गए। सुशी के पिता सर पकड़कर धम से जमीन पर बैठ गए। हाय मेरी बच्ची, चीखते हुए निर्मला दहाड़ मारकर रो रही थी। बेसुधी के ये आलम में वो कभी सुशी को अपने अंक में भरती, कभी उसके शरीर को अपने आंचल से रगड़कर पोंछने लगती, कभी मारे दर्द के अपना सीना दबाने लगती। आज उसकी बगिया के उसके आंचल के फूल को किसी अपनों ने ही पैरों तले कुचल दिया। आज उसकी आंखों के सामने उसकी फुलबाड़ी का फूल मसला जा चुका था। तो ये थी कहानी और बहुत टची कहानी है। जब मैंने इसे पढ़ा था तभी भी मेरी आंखों से आंसू आ गए थे और ऐसा होता है सच में। और मुझे लगता है समाज है तो अपनी बेटियों को बचा कर रखे, बहुत ज़रूरी है। बेटियां आपके पास जितनी सुरक्षित रहेगी किसी और के पास नहीं रहेगी। कोई नाते रिश्तेदार कोई भी अपना नहीं होता। तो बेटियों की सुरक्षा सिर्फ माँ और उसके पिता के हाथों में होती है। तो ध्यान रखिए और बेटियों को सिखाइए कि ऐसी परिस्थितियों से कैसे निपटा जाए और इस तरह के दुराचारियों को कैसे सबक सिखाया जाए। तो स्ट्रॉन्ग कीजिए बेटियों को। और इसी कहानी के साथ मैं मौसमी चंद्रा विदा लेती हूँ। जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा वो प्लीज़ ज़रूर करें और अपना ख्याल रखें, खुश रहें।